सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी बढ़ती जा रही है। ये सियासी जंग अब सोशल मीडिया पर भी जोरों शोर से लड़ी जा रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर डील करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को लाडला प्लस के खिताब दिए जा रहे हैं। वहीं अब नून लीग की तरफ से भी जवाब आना शुरू हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल को जवाब देते हुए कहा है कि बिलावल के साथ 16 माह काम किया। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह ने नवाज शरीफ के दौरा कोयटा और धड़ाधड़ पार्टी में शमूलियतों पर तंज किया कि जिनके लिए कभी बाप पाप होता था, आज उनके लिए बाप बाप है। लगाते जाओ नुक्ते, हटाते जाओ मुजरिम को महरम, कभी महरम को मुजरिम बनाते जाओ। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक के नासिर शाह से शाराना नोक झोंक भी हुई। ख्वाजा साद रफीक ने पीपल्स पार्टी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें ना ही छेड़ें तो बेहतर होगा। सवाल यह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी में हकीकी सियासी लड़ाई हो रही है या सिर्फ फ्रेंडली फायरिंग है। इस बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। सियासी तजियाकारों की राय है कि सारा झगड़ा डील और लाड प्यार का है। नून लीग डील होने से खुश है तो पीपल्स पार्टी अपनी डील ना होने पर शदीद गुस्से में है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम ये लगा रही है कि जो धड़ाधड़ नून लीग में शमूलियतें हो रही हैं, ये इसी डील की बरकत है। बाप पार्टी का बंटवारा हुआ है तो हिस्सा सारे का सारा नून लीग को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान के 30 से ज़ायद इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत कामयाबी की ज़मानत बनेगी या नहीं। इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक वज़ीर जनाब असलम रईसानी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब। रईसानी साहब, ये फरमाइएगा कि आपसे बेहतर कौन जानता है, वज़ीर आला भी रहे, ये जोड़ तोड़ सारी आप देख रहे हैं, ये बाप पार्टी का किस्सा क्या है कि यही कभी पीपल्स पार्टी के करीब, कभी तहरीक इंसाफ के करीब, अब फिर नून लीग के साथ? अच्छा, ये तो बात साफ है ना, जो शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ शामिल हो रहे हैं और जो इनको शामिल करवा रहे हैं, ये आप उनसे पूछे, उनको पता है। मैं इस बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, उसमें क्या बातें हुई? जी, मियां शहबाज शरीफ के साथ जो मेरी बातें हुई तो मुल्की और जो अफगानिस्तान के जो महाजिरीन के जो मिसिंग पर्सन हमारे हैं, मेरी इस सिलसिले में बात हुई। और कोई इसके अलावा, क्योंकि मैं जमीयत उलमा इस्लाम के मैं रुकन हूँ, तो ज्यादा बातें नहीं हुई। बस मेरा ये मिसिंग पर्सन है अफगानिस्तान, ये महाजिरीन को जो ये बिल्कुल इस तरह इस सर्दी में अफगानिस्तान भेज रहे हैं, इस सिलसिले में तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है अफगान महाजिरों को भेजना, हमारे लापता लोगों का मसला, ये मैंने उससे बात की। अच्छा, तो रईसानी साहब, आप भी आम शख्सियत हैं। लश्करी रईसानी साहब चले गए नून लीग में पीपल्स पार्टी को छोड़कर, आप भी जा रहे हैं नून लीग में या अभी नहीं? क्योंकि 30 शख्सियात तो चली गई, अभी तो सबका रुख, बाप पार्टी अपनी जगह, लेकिन सबका रुख उसी तरह। मैं जमीयत उलमा इस्लाम में बिल्कुल खुशखुरुम में बैठा हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन हूँ और मैं बिल्कुल आई एम वेरी मच आई एम हैप्पी ओवर हियर। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं जा रहे लोग? पीपल्स पार्टी में, ये तो आप पीपल्स पार्टी से ये आप उनसे पूछे, और जो इधर उधर भेज रहे हैं आप उनसे पूछे। ठीक है, चले कादिर मंदोखेल साहब जनाब खुलकर बात करते हैं। तो रईसानी साहब की बात आपने सुन ली। कादिर साहब, पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? रईसानी साहब भी कह रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में जिस गेट से इनको निकाल के और लाइन कर है, मेरे ख्याल में वो गेट का दरवाज़ा जो है ना, मेरे ख्याल में वो नून लीग की तरफ जाता है। और बिल्कुल रईसानी साहब ने खुल के बातों नहीं की, बातों में आपको सब कुछ बता दिया है कि वही बाप पार्टी है जिसने हमें सेनेट में वोट दिए तो मुस्लिम लीग नून ने आसमान सर पे उठा लिया है। ये वही बाप पार्टी है जो कल तक पीपल्स पार्टी में थे और रातों रात जो है ना ये नून लीग की तरफ रुख मोड़ा गया। और फिर उसके अलावा मैं इन्हीं से पूछता हूँ, इन बाप पार्टियों के रहनुमाओं से, इन सब लोगों से, कि क्या मिसिंग पर्सन में के लिए आपने बलूचिस्तान असम्बली में कभी आवाज़ उठाया? बलूचिस्तान असम्बली में कोई करारदाद पास हुई है? और बलूचिस्तान के तरक्याती फंड में, जहाँ पीपल्स पार्टी के दौर में
असलम रेसानी साहब हमारे वजीर आला थे, तो ये बेहतर बताएंगे कि 35 अरब जो है ना वो एक साल के एक MPA को फंड मिले थे। क्या उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइज किया है? क्या उन्होंने वो इस्तेमाल किए? लोगों ने नहीं। तो मैं समझ रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सियासत एक अजीब रुख की तरफ जा रहा है, जो कि अच्छे लफ्जों में न मीडिया याद करती है, ना आगे वाला वक्त उसको याद करेगा। और क्यों ये इस तरह कर रहे हैं, रातों रात जो है ना वो इशारों पे ये चलते हैं। इनका अपना कोई सिस्टम नहीं है या अपना कोई सोच नहीं है। और क्या बलूचिस्तान के गरीब आवाम कब तक इसी तरह करेंगे? हाँ, आप जरूर जाले, बाप के पार्टी के पास जाओ, हर जगह जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन आप इलाके की तरक्याती काम के लिए, आप इलाके की तालीम के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए, या और जो नौजवानों को रोजगार के लिए उन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज फिर एक मरतबा ये हुकूमती पार्टी की तरफ गए, और जो कि ये इनके ख्याल है। मैं आपको बता दूं, ये जिस आदमी के पीछे फिर रहे हैं वो तो अदालतों से कम मुजरिम है, सजा याफ्ता है, वो तो नाइल है। तो ये बताओ, अभी 3.25 महीने रहे ये, तो वो तो नाइल है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख भी नहीं लगी है, तो ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? तो ये ख्याली है। ये जो लोग खुश हो रहे हैं, कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ मेरे से लिख के लो, नवाज शरीफ साहब कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेगा, आप लिख ले। और अभी तो उसके केस पेंडिंग है। अच्छा, कादिर मंदोखिल साहब ने बड़ी बात कर दी है कि आप कह रहे हैं लिख कर देने को तैयार है, लेकिन हवाओं का रुख आप देखिए, 30 लोग चले गए, बाप पार्टी अलग से है। रईसानी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? आप अपनी जमात में खुश हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये सब बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, ये सब मुख्तलिफ जमातों में गए, लेकिन मसाइल बलूचिस्तान के वहीं रहे? और दूसरा, क्या आपको भी लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते? क्या ये बात बाकियों को नहीं समझ आ रही? क्या जो लोग जा रहे हैं, ये तो जब भी गए हैं तो वही जमात हमेशा, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे तहरीक-ए-इंसाफ, उसी ने हुकूमत बनाई है। मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो शामिल हो रहे हैं, जहाँ जिनके साथ शामिल हो रहे हैं और जो शामिल करवा रहे हैं, ये जो आपके सवाल का जवाब तो उनको बेहतर मालूम है। अब इसमें नहीं सर, मसाइल नहीं हल हो सके तो आप भी बता सकते हैं ना सर, आप वज़ीर आला भी रहे हैं, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं। देखिए ना, मतलब मसाइल एक तो सियासी मसाइल, एक जो क्या कहते हैं तरक्याती अमल है, एक यानी तरक्याती अमल तो छोटा मसला है, लेकिन जो सियासी मसाइल है वो सियासी मसाइल तो अब तक हल नहीं हुए। यहाँ बलूचिस्तान में आप देखिए, बलूचिस्तान में तो अब सूबाई खुदमुख्तारी से मामला आगे चले गए हैं। तो यही मैंने मियाँ साहब को मैंने कहा कि मतलब यहाँ अभी हालात इस तरह है कि जो हम विफाक की बात करने वाले हैं, हम तो बहुत थोड़े से रह गए। एक तरफ है मतलब रियासत और रियासत का ताकत, दूसरी तरफ है मतलब जो लोग यानी क्या कहते हैं कि आज़ादी की तहरीक वो चला रहे हैं, और हम लोग बीच में, और हम जो विफाक की बात करते हैं, हम यानी इस वक्त हमारा पोजीशन बिल्कुल कमजोर है। नहीं सर, आपकी पोजीशन सबसे मजबूत होनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, सबको इसमें साथ मिलकर रहना है और उसको मजबूत करना है। लेकिन क्या मियाँ साहब मसाइल हल कर लेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने तो हमें कहा, यानी मैं बहसीत जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन, मैं क्योंकि मेरे घर आए थे, और क्योंकि मेरे वालिद मरहूम के इस खानदान के साथ, मियाँ साहब के खानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात, तो मैं इसलिए मिला, मुझे मौका मिला, तो मैंने अपने दिल की बात उनसे कही। तो अब देखते हैं इंतखाबात के बाद किस हद तक वो हल करते हैं, किस हद तक वो हल नहीं होते। ये तो अच्छा, मुझे तो मुश्किल लगता है। सर, उन्होंने आपको इनवाइट किया शमूलियत के लिए? क्योंकि हमारा मसला माशी नहीं है, हमारा मसला सरकारी मुलाजमतें नहीं है, हमारा मसला ये तरक्याती अमल नहीं है, हमारा मसला बलूचिस्तान का मसला सियासी है, और सियासी मसले को सियासी हवाले से हल होना चाहिए। और अगर कोई कहेगा कि हम सियासी मसाइल को डंडे के जोर से हल करेंगे, नहीं, डंडे के जोर से ये 76 साल पे हल नहीं हुआ। अच्छा, अब ये 5 साल, आने वाले 5 साल इंतखाबात के बाद भी ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमारा मसला इट इज प्योरली पॉलिटिकल। जी। अच्छा मंदोखिल साहब, आप उस वक्त भी बोले, मुझे अच्छी तरह याद है, असेंबली फ्लोर पर जो बातें आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है, चाहे वो बिलावल साहब हों, चाहे वो नासिर हुसैन शाह साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, आप सबसे पहले ये बातें कर रहे थे जब हुकूमत में पीपल्स पार्टी साथ थी। उस वक्त भी आप कह रहे थे कि जनाब ये सारा कुछ होगा या ये गलत कर रहे हैं। तो ये आपकी लीडरशिप को समझ नहीं आ रहा था उस वक्त जो आप तनकीद कर रहे हैं, या बिलावल साहब अब जो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये डील है, या ये किस तरह आ रहे हैं, या ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं, तो ये उस वक्त क्यों नहीं समझ आई? आप जैसे लोग जब बात कर रहे थे और फ्लोर पर कर रहे थे, यकीनन
जब फ्लोर पर सारे सुन रहे थे, मुझ जैसे सुन रहे थे, तो ये भी लोग तो सुन रहे होंगे। और दूसरा ये कि सबसे पहले तो जरदारी साहब के पास गई थी ऑफर, और जरदारी साहब का वो मौजूद है बयान, कोई ढकचुपी बात नहीं, सबके सामने उन्होंने कहा था कि जी हमसे कहते हैं फार्मूला दें अब आप, और हम कहते हैं भाई पहले इसको निकालो, फार्मूला तो हम करेंगे बात, अब हमारे पास आते हैं जी हल निकालो। तो हल के लिए गए थे आपके पास, अब कहानी बिल्कुल ही बदल गई, अब तो माइनस तो पीपल्स पार्टी हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब नया ऑर्डिनेंस आया था तो मैंने उसकी शदीद मुखालफत की है, और बल्कि मैंने असम्बली के फ्लोर के अंदर जो ना मैंने गुस्ताखी की है, और मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास गया था। मैंने कहा सर ये मीडिया में तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो आपने बिलावल साहब का स्पीच देखा जहाँ शहबाज शरीफ साहब आ गए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये सारे गए उनको मनाने के लिए। तो बिलावल साहब ने स्पीच की है कि इस ऑर्डिनेंस में इसकी जो तरामीम की ज़रूरत नहीं है, मगर चूंकि हमारे इत्यादी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब हो या जरदारी साहब हो, ये हर जगह मेरे जैसे कारकुन तो हम नाराज़ होते थे, हम चीखते थे, हम एतराज़ करते थे, मगर हमारी क़यादत कहती कि नहीं, इनको दे दे, इनको स्पेस दे, इनको करने दो, इनको काम करने दो। 25-30 मामूली खसूसी लिए, टॉप की वजारतें लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का और मेरा हल्का कराची में एक है NA-242 बल्दिया टाउन जिसे कहते हैं जी। हमने एक स्कीम तैयार की थी जिसमें बिलावल साहब का हल्का लियारी भी आता था, 50 अरब रुपए का पानी का, और वो सब स्कीम बन गई है। खुर्शीद शाह साहब वजीर थे, हमें हर तरह से तसल्ली दे दी है कि बस सिर्फ बजट में पास होते हुए अगले दिन काम शुरू होगा। एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिया, एन टाइम पे धोखा दिया है कि पैसे लिए है, और K4 मंसूबा जो कराची का है उसके लिए सिर्फ 17 अरब रुपए दिए। आप सोचो 17 अरब में आधे तो तनख्वाह पे चले जाएंगे। आज वो कराची क्या है, कराची फतह करने के लिए जैसे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान इलेक्शन के लिए आते हैं, इस तरह शहबाज शरीफ साहब और नून लीग वाले जो ना सिंध में इलेक्शन के लिए आते हैं। अब आप मुझे बता, अवाम से वो किस तरह वोट मांगेंगे? मैं तो आई विटनेस, और ये बात आप भी गवाह है, मेरी असम्बली के फ्लोर पे हर जगह पे उठाता रहा, और मैंने रिक्वेस्ट की शहबाज शरीफ साहब, मेरा और आपका हल्का एक है, आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, मेरे 2 प्रोजेक्ट है वो मंजूर कर ले। इवन मंजूर तो दूर की बात है, मुलाकात के लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, नहीं मिला। तमाम MNA से मिलते थे, मुझसे नहीं मिलते थे, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, या बल्दिया टाउन से दुश्मनी थी इनको। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज वो जिस तरह इनके उनके साथ एहतियात करती है और सिंध को फतह करने आए, तो क्या सिंध की आवाम, कराची की आवाम बेवकूफ है? हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, सबको पता है कौन हल्के मौजूद है। ये 2018 में इलेक्शन के लिए आते वापस गए, पलट नहीं है। अच्छा। मुफ्ता इस्माइल आया 2021 में, इलेक्शन हार के पलट के नहीं। एक वजीर आजम बन गए, एक वजीर खजाना बन गए, 1 रुपए का काम कराची सिंध तो दूर की बात है, बल्दिया टाउन में नहीं किए। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा गिला तो उस वक्त हमने बड़े राखदिली से उसको साथ दिए पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी ना होता, जरदारी साहब बिलावल साहब नहीं होता, तो क्या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के मुकाबले जिंदगी में सोच सकते थे वज़ीर आज़म बनने की? ये ख्वाहिश भी पीपल्स पार्टी ने पूरी। आज वो तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिलावल ने कहा था कि ये हमारे वज़ीर आज़म है। जी, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि ये हम पीपल्स पार्टी नून लीग से ज्यादा हमारे, ये बात बिलावल ने फ्लोर पर कही थी। अच्छा रईसानी साहब, ये फरमाइएगा कि हमने अब ये देखा है कि अब नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, और लग रहा है कि जैसे सारे इकट्ठे चलने की बात कर रहे हैं। उधर MQM है, अभी मौलाना साहब भी ज़ाहिर है, JUI भी जाएगी, नून लीग के साथ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उधर काफ लीग भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भी नून लीग की तरफ जा रही है। तो आप कोई देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी भी इस तरह दोबारा से साथ शामिल हो जाएगी, JUI भी उस तरफ जाएगी, और ये नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी पूरे पाकिस्तान में, और सारे मिलकर मसाइल हल कर सकेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ कि नेशनल गवर्नमेंट, फिर मेरी नेशनल गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट तो थी नेशनल, एक इसको PTI को मैनेज करने के साथ जो नेशनल गवर्नमेंट या सूडो नेशनल गवर्नमेंट थी। अब अगर ये सब इकट्ठे होंगे तो फिर होगा नेशनल गवर्नमेंट। ये इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है कि इन जमातों ने अगर आपस में कोई राब्ता किया हो नेशनल गवर्नमेंट बनाने के, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। अगर बनती है सर, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा ये जुमला कहा जी, वो PDM की तो नेशनल गवर्नमेंट थी, तो मसाइल हल हो सकेंगे मुल्क के? देखिए मैं बात करूंगा बलूचिस्तान का। हमारा मसला सियासी है। देखिए खान मीर अहमद यार खान और मिस्टर जिन्ना के दरमियान में एक वायदा हुआ था जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन ऑफ कराची स्टेट, उसमें इस तरह था कि मॉनिटरी सिस्टम, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन ये विफाक के पास रहेगा, बाकी इख्तियारात हमारे पास रहेंगे।
लेकिन अब तक उस इंस्ट्रूमेंट या उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ। हम तो ये देखते हैं कि जो लाहौर में 9 मई को हुआ, जो कोर कमांडर का जो मकान था या उसका ऑफिशियल रेजिडेंस था, उसको जलाया गया। तो अब हमें पता चला कि वो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। तो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के घर के लिए तो अफसोस बहुत करते हैं, लेकिन जो मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के जो दस्तखत है खान मीर अहमद यार खान मरूम के साथ उन्होंने किए हैं, जो वायदा हमारे रियासत करात का जो इलाका है उस पर क्यों अमल दरामदी करते हैं? हमारा बलूचिस्तान का मसला इट इज प्योरली पॉलिटिकल, पश्तूनों का मसला इट इज प्योरली पॉलिटिकल, सिंध का मसला इट इज प्योरली पॉलिटिकल। और हम चाहते हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग हो, मतलब जो कौमें यहाँ पाकिस्तान में बसती, क्योंकि पाकिस्तान इज मल्टी नेशनल स्टेट। तो हम चाहते हैं उससे जो ये हर दिन सुनने में आता है कि ग्रैंड डायलॉग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं, ग्रैंड डायलॉग बिटवीन ऑल दी एथनिक ग्रुप्स लिविंग इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो इनके दरमियान में। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस वफाक को बचाने के लिए एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। ये बात मैंने मियां शहबाज शरीफ के साथ मैंने बात की और इन प्रिंसिपल ही एग्रीड। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनको चाहिए कि एक तो ट्रुथ कमीशन पे जोर दे कि ट्रुथ कमीशन हो, ताकि सारे लोग आए अपने बयान करमत करवाए कि किसके साथ कितनी जाती हुई है। दूसरी बात ये एक ग्रैंड डायलॉग हो, मे बी इट्स फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, या इसी आइन में विफाकी इकाइयों को ज्यादा खुद मुख्तारी देने के लिए एक बातचीत शुरू होनी चाहिए। और अगर कोई समझता है कि हम डंडे के जोर से हम सब कुछ चलाएंगे, डंडे के जोर से, तो ईसानी साहब ये 18वीं तरमीम तो दी, उसमें सूबाई खुद मुख्तारी दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और सबसे बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी मैं कहता हूं कि 18वीं तरमीम से भी ज्यादा खुद मुख्तारी, 18वीं तरमीम तो इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, 18वीं तरमीम से भी ज्यादा। आपको लगता है नून लीग करेगी अगर उसको गवर्नमेंट मिलती है? पीपल्स पार्टी हमने तो अपना बात रखा है उनके सामने और उनको करना चाहिए, मतलब इस रियासत को अभी बचाने की बात है। देखिए आप यानी अब हालात देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, यानी इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो जी हाँ और यस सर और यस मैन है, मतलब इन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। इस मुल्क को अभी ठीक करना होगा। आप कह रहे हैं यस मैन ने तबाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से यस मैन जो है आज मियां नवाज शरीफ साहब नजर आते हैं। मंदोखेल साहब, आपने सुन लिया होगा कि वो तो मजीद कह रहे हैं कि खुद मुख्तारी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट ये है 18वीं तरमीम का मामला, कोई उससे ये छीन नहीं सकता, ये बात वाज़ेह है। मगर फिर भी उससे लोग मुतमईन नहीं हुए, शायद बलूचिस्तान के जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उसके बावजूद पीपल्स पार्टी से मुतमईन नहीं हुए और वो नून लीग की तरफ चले गए। आप फरमा रहे हैं कि आप लिख देख के देने को तैयार हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। आप कैसे कह सकते हैं सर ये? क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी नाकिस राय में बाप पार्टी जिससे अलहदा हुई उसकी गवर्नमेंट गिरी, वहाँ से आगाज़ होता है गवर्नमेंट गिरने का। नून लीग का आप देख लीजिए, जिसकी गवर्नमेंट बननी है उसका आगाज़ भी वहीं से होता है। वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, वो नून लीग के साथ जुड़े हैं, वहाँ से गवर्नमेंट का आगाज़ होता है। और जब छोड़ते हैं तो वही तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, वो गए, तो नून लीग को छोड़ा, वो गई। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब जब ये लोग मिल भी गए हैं साथ तो ये मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे? नून लीग तो साफ कह रही है कि जो मर्जी आप कर लें, मियां साहब हैं चौथे वज़ीर आज़म, और तमाम चीज़ें उनके आने से पहले तय हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान था ज़ीरो रिस्क है, तभी वो आए, और उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, केसेस का आप हाल देख लें, उनका जाना आना, उनका प्रोटोकॉल। तो हमारी तारीख जो है सर, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन हमारी तारीख बड़ी वाज़ेह है कि इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। देखिए मोहतरम, आप जितना मर्जी बहस कर ले, जितने मर्जी है आप दलाइल दे दें, लेकिन मैं ये वकील हूँ, मैं आपको कानूनी दलाइल से आपको साबित करूंगा कि नवाज शरीफ साहब नहीं बन सकते। ठीक है वज़ीर आज़म। अभी चंद दिन पहले पिछले हफ्ते में इनके सीनियर सेनेटर ज़फ़रुल्लाह खान साहब एडवोकेट मेरे साथ है एक चैनल पे, उन्होंने माना कि मंदोखेल जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको इस वजह से बता दूं कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, मैं भी उसी असम्बली का हिस्सा था, वहाँ उन्होंने हद मुकर्रर नायबी का 5 साल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल 62 और 63 अपनी जगह पे मौजूद है, वहाँ वाज़े नहीं है, और उसको चेंज करने के लिए हमारे पास या पीडीएम हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं था, जो कि आइन का आर्टिकल 239 के तहत हम उसको चेंज कर लेते।
तो लिहाजा वो आइन का आर्टिकल 62-63 अपनी जगह पे मौजूद है। इलेक्शन हेड जो ना कुछ नहीं बेचता है आइन के सामने, ये मैं आपको कानूनी दलाल दे रहा हूँ आपको। आपके 100% मुझे बता दो, जब इलेक्शन जब आइन का आर्टिकल 62-63 अपनी जगह पे मौजूद है जी और उसमें कोई वाज़ेह नहीं है, तो आप मुझे बता दो इसकी तशरीह कौन करेगा? इसकी तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग है। और अभी इलेक्शन में 3.25 महीने रह गए, इलेक्शन जो 8 फरवरी का वक्त है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप मुझे बता दो कि अभी तो उसकी तारीख नहीं लगी है, मैं अर्ज करूं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी? दुरुस्त। मंदो साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त होगी। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मैं बताऊं, तो मैं अर्ज करूं सर कि देखिए, क्या हाई कमीशन इस तरह मिला है कभी किसी मफरूर मुजरिम से? उस वक्त तक तो मफरूर मुजरिम थे, नहीं हुआ। क्या नादरा कभी इस तरह से गया है? और कभी कभी पाकिस्तान की तारीख है, दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का फैसला लिखा हुआ आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था कि पावर ऑफ अटर्नी पर उनकी दरखास्त सुनी गई और फैसला भी आ गया उनके हक में, लेकिन ये अब एक दफा हो गया, अब आइंदा नहीं हो सकता? क्या कभी इससे पहले ये हुआ कि नून लीग ने कहा कि जी ये चीफ जस्टिस जब चले जाएंगे बंदयाल साहब और नए चीफ जस्टिस आएंगे तब वो वापस आएंगे, तब मामला हल हो जाएंगे? तो उस लिहाज से तो सर कानून अपनी जगह है, लेकिन यहाँ कानून तो मुमकिन ना है सर जिधर मर्जी मोड़े। देखिए, दोबारा सुन ले, क्या आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफेयर करेगी और 8 फरवरी की तारीख लेगी? आपको पता था ये बात? नहीं पता था। लोग कहते थे कि ये निगरान हुकूमत 2 साल चलेगी, बोलते थे लोग। जी जी, कैसे हो गया? और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिसने इसके ऊपर शक करनी है वो अपनी बीवी से डिस्कशन करे, टीवी पे ना करे। आपकी और मुझे, मेरे लिए दोनों को हिदायत है। इसका मतलब ये अटल फैसला है। बाकी रह गई जो पॉइंट आपने उठाया, ये पे तो रोज उठा रहा हूं कि हाई कमिश्नर पाकिस्तान का सफीर की हैसियत रखता है, वो किस कानून के तहत एक सजा याफ्ता शख्स मिल रहा है? हम ये कहते हैं कि एक बावर्दी डीआईजी किस बेशर्मी से सलूट मार रहा है, इसकी तो वर्दी पहले दिन उतारनी चाहिए इस शख्स की। आप मुझे बताओ, यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम पीपल्स पार्टी जो हम लगा रहे हैं, हम तो इलेक्शन से पहले बता रहे बाबा अगर आपने ये सब कुछ करना है तो 54 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? आप एक ऑर्डिनेंस जारी करवा दे, क्योंकि काकड़ साहब भी उन्हीं के पार्टी में जाने वाले थे और वजीर आला बलूचिस्तान का भाई भी शमूलियत कर चुका है कल नवाज शरीफ को पार्टी में। जी जी, तो और कर दे, चारों सूबों के वजीर आला वजीर आजम कर ले, इलेक्शन का खर्चा बच जाएगा। जी जी, निगरान वज़ीर दाखिला भी फरमा चुके हैं कि अगर मैं निगरान ना बनता वज़ीर दाखिला तो नून लीग में जाता। रईसानी साहब, ये फरमाइए कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? ये तो देखिए, अब तक इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मली शेड्यूल अनाउंस नहीं किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 फरवरी को ये इंतखाबात होंगे, लेकिन हम तो इंतजार में है कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल अनाउंस करेगा फिर हम वो समझेंगे कि ये अब इलेक्शन होने हैं। जी सर, फ्री एंड फेयर वो तो चले होने हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सिर्फ अपनी अहलिया को जाकर कह सकते हैं। जी जी, फ्री एंड फेयर हमें नजर नहीं आता। अच्छा, आपको फ्री एंड फेयर होते नजर नहीं आते? तो अगर फ्री एंड फेयर ना, धांधला। जी 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 सर, आपको धांधला नजर आ रहा है? मेरे ख्याल आपको भी नजर आ रहा है। अच्छा। एक तो आप लोग भी वो हमें दाना खिलाते हैं, फिर हमारे मुंह से बात निकलवाते हैं, मतलब इसी किस्म का कोई धंधा चल रहा है। सर हम तो अपना तज्जिया दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन खबर तो सर आप जब कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आपकी एक ज़ाहिर है एक कद काठ है आपका, तो आप जब कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर में धांधला होता नजर आ रहा है। हम तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जो बात आपकी मर्जी की होती है आप उसकी तशरीह करते हैं, जो आपके मिजाज की नहीं होती आप उसको गुम कर देते हैं। नहीं सर, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है सर, जो आप कह रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। रईसानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी साहब हमारे साथ थे। कादिर मंदो खिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ थे। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों को ये लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। मंदो खिल साहब ने जिस तरह कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, तो अगर ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो फ्री एंड फेयर नहीं हैं, तो फिर उन इलेक्शन से जो हुकूमत बनेगी वो क्या होगी, किस तरह से आगे मामला चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के मईशत के मामला बड़े गंभीर हैं और एक मजबूत हुकूमत जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आए वही इसको हल कर सकती है। मईशत का खड़ी है, IMF के साथ मामला किस तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला।
IMF से मामला चल रहे हैं। उम्मीद है कि $70 करोड़ की अगली किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी और इसके हवाले से अभी तक खबरें ये हैं कि कुछ खदशात ज़रूर थे, लेकिन IMF के हवाले से बात है कि पाकिस्तानी हुकाम ने उनको यकीन दहानी करवाई है टैक्स के बारे में भी कि हम टैक्स कलेक्शन जो है अपनी उसका टारगेट अचीव करेंगे जो 9,000 अरब रुपये से ज़्यादा का है। और इसके साथ साथ ये कि बुनियादी टैरिफ बिजली का उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन सर्कुलर डेट को कम करने के लिए सरचार्ज ज़रूर लगाया जाएगा, जो कि एक तूफ़ान है हमारे लिए, एक तबाही का मंजर पेश करता है। सर्कुलर डेट हज़ारों अरब रुपए हो चुका है। सर्कुलर डेट गैस का अलग है, बिजली का अलग है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। नासिर अली शाह साहब चेयरमैन KSB हमारे साथ हैं, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे माशियात हैं। नासिर अली शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये IMF का प्रोग्राम जिस तरह स्टैंड बाय एग्रीमेंट चल रहा है, ज़ाहिर है कि इसको हमें मुकम्मल करना है, फिर आगे प्रोग्राम में जाना है। आप क्या देख रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी इसको किस तरह से देख रही है कि ये कब तक इस तरह रहेगा IMF के साथ, और ये स्मूथली जिस तरह हम चल रहे हैं, क्या इससे बिजनेस रिवाइवल हम देख सकते हैं मुल्क में? देखिए, इंडिकेशंस जो हैं वो जो छोटा मोटा जो रिफॉर्म प्रोग्राम जो है वो निगरान हुकूमत ने शुरू किया था, ख़ासतौर पे आप टैरिफ्स के मुतालिक बात कर रहे हैं, गैस की, बिजली की, ये सब जो है दोनों शोबों के अंदर सर्कुलर डेट जो है वो आसमान तक पहुंच चुका है। और इसे एक कड़वी गोली समझ के हमें ज़रूर निगलनी होगी, क्योंकि इस वक्त इसके अलावा और कोई ऐसा चारा नहीं है कि हम इस IMF के प्रोग्राम को खैर खूबी के साथ मुकम्मल करें। इसकी इंडिकेशन आपको कुछ थोड़ी बहुत जो है वो नज़र आएगी, जो कि स्टॉक मार्केट की अब मौजूदा मूवमेंट है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि जो इसका IMF प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी को जारी सारी रखने के लिए और ग्रोथ की तरफ अल्टीमेटली जाने के लिए, उसके लिए ये इनिशिएटिव लेने बहुत ज़रूरी थे। और अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है और उसकी फिर अप्रूवल हो जाती है, तो हम देखेंगे कि इससे कॉन्फिडेंस जो है बिज़नेस में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और जो बिज़नेस को एक हमेशा सर्टेनिटी चाहिए, वो सर्टेनिटी जो है वो नज़र आनी शुरू होगी। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखेंगे जैसे इस वक्त हमारे यहाँ ज़राई शोबे में जो है वो प्रोडक्टिविटी का हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कॉटन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से इस वक्त कैंपेन चल रही है गंदम के लिए, वो भी एक उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। फिर जो बड़े अरसे बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी कोई गुज़श्ता माह 1% का इजाफा हुआ है, जो कि अब दोबारा रिवाइवल की तरफ आ गया है। पीछे तो जो आपको पता है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सफ़र की थी। तो इन चीज़ों को आप एक इंडिकेशन की सूरत में ले सकते हैं। किसी भी मुल्क के लिए IMF प्रोग्राम को बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मौजूदा सूरत हाल में हमें एक डायरेक्शन लेने के लिए इस प्रोग्राम की जो है यकीनन ज़रूरत थी, और अच्छी है कि ये स्टाफ लेवल प्रोग्राम जो है ये होता नज़र आ रहा है। सुहेल साहब, कितना अर्सा लगेगा इकॉनमी को स्टेबल होने में, कि या आप समझते हैं कि अब स्टेबिलिटी आ चुकी है? जिस तरह से IMF के प्रोग्राम के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब चीज़ें तय होती नज़र आ रही हैं, $70 करोड़ की हमें किस्त मिल जाएगी, डिफ़ॉल्ट वाला मामला अब हम समझें कि वो ख़त्म है, उसका कोई खदशा नहीं है, सिर्फ यह है कि अब हमने इकॉनमी को दोबारा पटरी पर डालना है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो स्टेबिलिटी अगर आप कहें तो शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी बिल्कुल नज़र भी आ रही है, बल्कि साइंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर का डेटा आ रहा है। बट आई थिंक आगे जाके पाकिस्तान के ऊपर एक सबसे बड़ी जो तलवार है वो डेट रीपेमेंट की अभी भी लटक रही है। तो जितना बड़ा डेट रीपे करना है डॉलर टर्म्स में कोई 24-25 बिलियन डॉलर, और लोकल डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म IMF का प्रोग्राम गुजर जाए, जिसमें आज पहला रिव्यू है, फिर मार्च में नई हुकूमत दूसरा रिव्यू करेगी, फिर इसके बाद जो है नई हुकूमत को प्लान करना पड़ेगा कि ये जो डेट रीपेमेंट की तलवार लटक रही है, यानी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा थोड़ा सा डिफर हुआ है, बट वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व्स पाकिस्तान के पास है नहीं और रीपेमेंट करनी है।
तो स्टेबिलिटी बिल्कुल नज़र आ रही है, मगर ख़तरात जो हैं डेट रीपेमेंट के वो अभी भी मौजूद हैं। और बज़ाहिर लग रहा है कि जो नई हुकूमत आएगी वो 3 से 4 साल का IMF प्रोग्राम लेगी और कुछ डेट को मैनेज करने की कुछ कोशिश करेगी। फिर जाकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन शायद इतनी हो कि हम कह सकें कि खतरा जो है इमीडिएटली ख़त्म हो गया और फिर उसका असर हमें नज़र आएगा। जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी जो पुरानी रेटिंग हुआ करती थी आज से 10 साल पहले शायद वो आ जाए, मगर आज कल की जो रेटिंग है वो भी यही बता रही है जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ तो बढ़ रहा है मगर डेट रीपेमेंट के खतरात मौजूद हैं। बिल्कुल सही। अब मसला ये आ जाता है नासिर साहब कि हम देखते हैं IMF के प्रोग्राम में जिस तरह पाकिस्तान जैसा मुल्क जाता है और बार बार जाता है लेकिन मसाइल हल नहीं हो पाते और उसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ उस तरह से नहीं होती क्योंकि बड़ी टाइटनिंग होती है। जिस तरह हमने बिजली गैस की कीमतों में इजाफा देखा, टैक्सेस में इजाफा आप को करना पड़ता है और इंपोर्ट्स का फिर हम देखते हैं मामला किस तरह से है, मुश्किल हो जाती हैं और फिर हम ग्रोथ नहीं देखते। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, लेकिन इससे निकलने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? जिस तरह सुहेल साहब फरमा रहे थे कि डेट रिपेमेंट, हमने जो कर्ज़ों की अदायगी करनी है वो अगले 1, 2, 3 साल या इससे भी ज़्यादा वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। आपकी नज़र में नासिर साहब बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, हर जो हुकूमत आती रही है माजी में वो ग्रोथ दिखाने की कोशिश करते हैं और उससे उसका बड़ा आसान तरीका होता है कि आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ जो है उसकी तरफ चले जाएं तो आपको GDP के अंदर जो है नंबर्स अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और उसका इमीडिएट नतीजा ये आता है 1 आधे साल के बाद ही कि हम फिर एक बहुत बड़ा गैप लेकर जो है करंट अकाउंट में बैठ जाते हैं। तो जो भी हुकूमत आए वो पहले तो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पहले स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए अभी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। जब तक हम IMF प्रोग्राम में हैं तो इसका मतलब है कि हम बीमार तो हैं ना, तो हम फौरी तौर पर जो है वो उसको अपने आप को सेहतमंद करार नहीं दे सकते। तो हर आने वाली हुकूमत के लिए अब ज़रूरी है कि दोबारा वो गलतियाँ ना की जाएँ जिसमें कि इम्पोर्ट का जो है बहुत बड़ा बिल जो है वो क्रिएट कर दिया जाए और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट हो। और दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो अगर हम सही मानों में अचीव कर लें तो उससे जो है आपको महंगाई में काफ़ी चीज़ें जो है उस पर असर पड़ेगा। हमारी एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन $60 बिलियन की है, लेकिन ये $60 बिलियन जो है वो कहने को तो फिगर है लेकिन हमारी 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो इस पर डिपेंडेंट है और उसकी इनकम अगर इम्प्रूव होनी शुरू होगी तो साथ साथ उनको इंसेंटिव भी होगा कि वो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्योंकि हमेशा जब भी कभी महंगाई होती है तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि या तो प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेंट हो जाती है और ख़ास तौर पे आपके यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो सबसे आसान चीज़ है वो हमारे पास ये चीज़ जो एग्रीकल्चर से आ सकती है। अल्टीमेटली तो पाकिस्तान को 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। एक तो ये कि अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको किसी तरह से इंसेंटिवाइज करके एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और आम लफ्ज़ में यही कहना चाहिए कि अब हमारा सफ़र जो है वो एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है आपके पास रोज़गार भी क्रिएट होगा, उसी से आपकी महंगाई के लिए भी आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी। और दूसरी बात जो है वो आपके पास जो है टैक्स रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। आपको जो है अपने टैक्स बेस को, जैसे IMF भी चाहता है कि हमारा जो टैक्स बेस है उसमें हम 15% ऑफ द GDP जो है वो हासिल कर सकें, जो इस वक्त 9% है। तो ये एक गैप है हमारे पास 6% का, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इकॉनमी में बेशुमार होल्स हैं टैक्स के हवाले से जिसको कि पुर करना बहुत ज़रूरी होगा अगर हम अपनी स्टेबिलिटी के सही जो है फ़वाइद ले सकते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद सुहेल साहब हम सबसे सुनते हैं जी एक्सपोर्ट आप बढ़ाएं, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, ये आए दिन हमें नहीं जाना पड़ेगा, हमारा डॉलर हमारे पास काफ़ी होगा, रिजर्व्स काफ़ी हो जाएंगे। दूसरा, हमने टैक्स बढ़ाना है, ये भी आमदनी का जरिया है। सर, ये कहते तो सब हैं लेकिन हो क्यों नहीं पाता? वजह क्या है? कोई नहीं कर सका ये? देखें, एक तो टैक्स का तो सबसे बड़ा मसला ही है क्योंकि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट बढ़ता है और फिर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और उसका इफ़ेक्ट आता है डॉलर रिजर्व्स पे, तो वो उसका लिंक फिस्कल अकाउंट से ही होता है कि जब आपने रेवेन्यू कम इकट्ठा किया और खर्चे ज़्यादा किए
तो करंट अकाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दोनों इंटरलिंक्ड है। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन ये है शायद टैक्स जमा ना करने का। एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, कुछ सेक्टर बिल्कुल टैक्स नहीं देते, और जो सेक्टर टैक्स देते हैं वो कहते हैं हम बहुत टैक्स देते हैं। मेरा तो इससे इख्तलाफ है। जो हमारे यहाँ जिससे टैक्स लगता है वो भी शायद एडिक्वेट नहीं है, और उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे टैक्स को मिनिमाइज किया जाता है, लोग बताते नहीं हैं। तो हर एरिया में जो टैक्स पे कर रहा है वो भी कम पे कर रहा है, और जो टैक्स पे नहीं कर रहा वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, जिसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अच्छा। दूसरी जानिब आई थिंक एक्सपोर्ट्स जो है, अब जो दुनिया भर में इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिवाइज ना करें क्योंकि वहाँ मिसयूज होता है, और हमने यही देखा है पाकिस्तान में कि टेक्सटाइल वालों ने उसको और दूसरे लोगों ने उसको बहुत मिसयूज किया है कि एक्सपोर्ट के नाम पर टैक्स की छूट ले ली। टैक्स का कानून ये होता है कि सस्ती गैस भी लीजिए, सस्ती गैस, सस्ती बिजली भी बहुत ली। हाँ, वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के नाम पे लिया आपने, बेच दिया पाकिस्तान पे, फिर सस्ती गैस ली, फिर 2% पे लोन लिया जो आज 22% है। तो ये इनएफिशिएंसीज हैं, ये जो हैं डिस्टॉर्शंस जो हैं, ये इकोनॉमी में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और हमने खमियाजा भुगता है। अब जो पिछले साल श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ, तो जो IMF ने बेल आउट किया उसके बेशुमार कंडीशन थी, उसमें एक कंडीशन थी कि आप एक्सपोर्ट सेक्टर को टैक्स करेंगे। तो मुझे लगता है इवेंचुअली पाकिस्तान में भी यही होगा कि चीज़ों को कम्पेटिटिव बनाया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और यही रीज़न है कि जो श्रीलंका का भी बजट प्रेजेंट हुआ है 2 दिन पहले, उसमें टैक्स की ग्रोथ को 45% रखी गई है। तो इवेंचुअली मेरे ख्याल में, जिस तरह मैंने कहा कि जो सेक्टर टैक्स नहीं होते उस पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, जो सेक्टर पे टैक्स लगता है उसका टैक्स रेट इवेंचुअली बढ़ेगा। और तीसरा ये है कि जो इंसेंटिव हैं या छूट है, मेरे ख्याल में हमें इसको भुलाना पड़ेगा और सबको बराबर टैक्स देना पड़ेगा। जी, एक मामला जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान में किसी तरह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, और उससे फिर हम देखेंगे कि रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे, और ज़ाहिर है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट डॉलर्स की सूरत में आएगी, उसके लिए भी काम हो रहा है। लेकिन अब नासिर शाह साहब, ये ख़बर आ रही है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन के हालात, इसराइल की जिस तरह से जारियत है, जंग छिड़ी हुई है, उसकी वजह से अब ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़्यादा हम देख रहे थे शायद सऊदी अरब से आएगी, रेकुड की बड़ी बात की जा रही थी UAE की तरफ से, अब वो डिले हो रही है। तो इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे? क्योंकि हमारी सोच तो ये थी कि शायद $70 अरब तक पाकिस्तान में आ जाएंगे, तो वो अब काफ़ी डिले हो सकते हैं। देखिए, ये तो पहली बुनियाद ये होती है कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट तब आती है जब लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हो। जब तक आप लोकल इन्वेस्टर को जो है वो बेस मुहैया नहीं करते जिसमें कि वो आए और कहे कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वक्त तक बाहर के लोग फॉलो नहीं करते। मैं आपको भी एक छोटी सी मिसाल ये दूँ कि अब जब आपने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ओपन अप करने की कोशिश की है ये SIFC के ज़रिए, तो ऑलरेडी जो है आपके इल्म में ऐसे खबरें हैं कि कुछ ग्रुप्स जो हैं, किसी ने 70,000 एकड़ के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाया, किसी ने 60,000 पे बनाया, और कुछ ने 20,000 पे बनाया, किसी ने 10,000 पे। जब ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सेक्टर में भी शुरू हो जाती है लोकली, तो उसके बाद फिर जो है एक वो जो कहते हैं ना, एक खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, उस तरह फिर और लोग भी जो है आना शुरू होते हैं। और फॉरेनर्स जो है वो हमने देखा है हमेशा तब आते हैं जब लोकल्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये हम हमेशा हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में भी हम यही देखते रहे हैं शुरू से कि जब लोकल्स ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो फॉरेनर्स ने भी उनको फिर फॉलो किया। तो यही चीज़ जो है आप का खदशा जो है वो मुमकिन है कि वक्ती तौर पर उसमें कुछ रुकावट आए, लेकिन जिस किस्म की कमिटमेंट्स का अंदाज़ा किया गया है उससे हम समझ सकते हैं कि ये अब जो है पहिया चल पड़ा है, और देर ये इसका कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट आएगा। और जब मैंने आपसे एक अर्ज करनी है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट जो है वो एक इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि एक इदारा जो है वो सिर्फ खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, बल्कि आपको पूरी इकोनॉमी का रुख जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ मोड़ना पड़ता है। और जब आप उस इकोनॉमी का रुख उस तरफ लेके जाते हैं तो उसके अंदर पॉलिसीज़ जो हैं एक्चुअली रियल इंसेंटिव्स हैं। जब आप ये समझते हैं इंसेंटिव्स, तो उसका मतलब सिर्फ टैक्स की कमी या और दूसरी मराहत नहीं है, बल्कि आपको पूरी पॉलिसी उस तरफ ड्राइव करने के लिए
जब आप उसे एक ऐसी फील्ड देना चाहते हैं जिसमें कि वो एक बेहतर प्रोडक्टिविटी ले, उसमें जो है आप ये समझें कि जो आपको हुनरमंद अफराद चाहिए उनकी तैयारी भी जो है एक इंसेंटिव है कि गवर्नमेंट्स जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करें कि लोग जो है वो हुनरमंद लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और उसकी वजह से फिर जो है इकोनॉमी में जो है आपके पास ऐसे हुनरमंद लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम इससे जो है आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। अब इस वक्त जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि हुनरमंद अफराद की हमारे काम इंडस्ट्री में काफ़ी कमी हो गई है। लोगों ने मास्टर्स डिग्रीज जो है वो तो ले ली हैं आर्ट्स में, और हमारे पास मास्टर्स बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको साइंस के अंदर कितने लोग मिलते हैं अभी तक जो है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। और इनोवेशन जो है उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो जब आप प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं तो साथ साथ आप रिसर्च करते हैं, आपको रिसर्च को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो वहाँ ऐसा एक हुनरमंद तबका पैदा हो सके जिससे आप जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो ग्रोथ की तरफ जा। और खुसूसन जैसे हमने कंप्यूटर्स के सिलसिले में और IT के सिलसिले में जो है कोशिश की है कि हम अपने फ्रीलांसर्स को जो है वो मौका दें कि वो अपनी अर्निंग्स जो है वो मुल्क में पाकिस्तान में ला सकें। ये तो आपको इल्म में है कि 6 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान शायद 3rd या 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इस मुल्क में मौजूद हैं दुनिया भर के मुकाबले में। तो वो भी एक आपके पास एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा जरिया है। देखिए इसी तरह से जैसे चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया और उसके ज़रिए उसने अपनी ग्रोथ की। इंडिया जो है वो IT के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन हुई उसकी और उसने अपनी ग्रोथ की। अब इसी तरह से फिर जो हमारे पास इस वक्त जो मेन चीज़ है वो यही है कि हम इस प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करें और अल्टीमेटली फिर हम अपने रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू करें। सही। अच्छा, अब सुहेल साहब, जो हम सुन रहे हैं SIFC की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, उसमें ये जो अब सूरत हाल है इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन के मामला जिस तरह चल रहा है उससे कुछ रुकावटें नज़र आ रही हैं कि वरना हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब बड़ा इंटरेस्टेड था रेकोडिक में और फाइनली नज़र आ रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। इस तरह हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग में। ये कितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने में, रोज़गार के हवाले से, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होगा या कितना रोल प्ले कर सकता है ये सऊदी अरब की रेकोडिक में इन्वेस्टमेंट? देखें, जब ये SIFC बना था और ये सऊदी मिडल ईस्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी तो इसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई 3 या 6 माह में होगा। इसमें टाइम लगता है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब आती हैं तो मुख्तलिफ एडवाइज़र्स होते हैं। अब हम सुन भी रहे हैं, अखबारी इतलात हैं कि लीगल इश्यूज़ भी हैं। अब कुछ गारंटीज़ भी ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर मांगेगा। फिर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है IPPs के साथ, हमने गारंटी रिटर्न्स कर दिए हैं। तो मेरा इसलिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर ये थोड़ा बहुत डिले हुआ है। आई थिंक कुछ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन भी, कुछ पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अभी तो इलेक्शन के बाद आएगी, फिर IMF का लोन, रिजर्व्स की स्टेबिलिटी, करेंसी की स्टेबिलिटी, आई थिंक वो भी इन्वेस्टर देखता है। तो मुझे लगता है कि इस पर प्रोग्रेस जारी है। इंटरेस्ट काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट से है, वहाँ पे इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें मटेरियलाइज होंगी, अभी नहीं 4 महीने 6 महीने में। और उसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10-12 साल में तो सारे अपने कर्जे पे करने के लिए वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाके कमर्शियल मार्केट में यूरो बॉन्ड पैसे रेज कर लेता था, बट अब वहाँ एपेटाइट नहीं है। तो उसको आई थिंक ये ब्रिज जो है ये इन्वेस्टमेंट ही करेगी, बट मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रेजुअल आएगी और स्लोली आएगी और मुल्क के हालात को देखते हुए आएगी, सियासी हालात में, माशी अगर उसमें स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट खास तौर से सऊदी अरेबिया से आ जाए। नासिर साहब, जिस तरह हमने CPEC में देखा, वो हमने देखा बड़ी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर आई, उसके बाद हम उससे उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके। इसकी क्या वजह हुई? और उस वजह से यह है कि जी रेकोडिक की इन्वेस्टमेंट आए। अब हमें सोचना होगा कि अगर हम CPEC इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें कई हमने मसाइल भी देखे हैं, वो तो गेम चेंजर कहा जा रहा था, हम उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके। अब रेकोडिक में भी ये ना हो, उसके लिए हमें क्या सोचना होगा? CPEC को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? अब ये भी बात की जाती है कि IMF कहता है कि इतने आपने कर्जा ले लिया, वो हमें बताएं। चाइना अगरचे हमारा दोस्त है, रोल ओवर कर रहा है, लेकिन हमने तो उस जो इन्वेस्टमेंट थी उससे कमाने का जरिए बनाना था। उल्टा हमें ये लग रहा है कि हम तो अभी उसकी किस्तें अदा करनी।
देखिए, हमारा सीपैक का जो प्रोग्राम था उसके अंदर 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें आपके पास एनर्जी, रोड, उस किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए, और जो दूसरा हिस्सा जो उन्होंने साथ साथ आपको ये कहा था कि इस पर आप फौरी काम करें ताकि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो आके आपके यहाँ अपना सेटअप कर सकें, और एक उनका प्राइवेट सेक्टर या एसोसीज जो हैं उनके लिए जो है आप बनाएं। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो था वो SEZs था, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 23 इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन उसमें से एक भी जो है वो हम अपने तौर पर पॉलिसीज ना होने की वजह से और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से हमने उस मौके को गंवा दिया। और चाइना ने ये जिस वक्त सीपैक शुरू हुआ था उसी वक्त हमें कहा था कि आप फौरी तौर पर जो है अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ओपनिंग अप करें SEZs के जरिए, ताकि ये कि आपके पास डॉलर्स की कमी हो जाएगी, आपको उसके लिए जो है मैच करने के लिए एक्सपोर्ट्स चाहिए होंगी, और वो अपनी कंपनियां जो है वो आपके यहाँ लाना चाहता था। तो आप अगर आधा काम करेंगे और आधा काम जो है छोड़ देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि जी कोई मनोसंवा आ जाएगा, तो फिर तो यही होगा। और ये हर गवर्नमेंट में, इवन जो साबका गवर्नमेंट और उससे भी साबका गवर्नमेंट, सब ने जो है इसको मद्देनजर नहीं रखा, उस एडवाइस को जो चाइनीज बार बार देते थे, और वो हमने उसको मिस कर दिया। बिल्कुल, अगर हमें बेहतरी जरूरत है कि हम फौरी तौर पर खुद से बेहतरी लानी होगी। मशवरे तो हमें दिए जाते हैं काम, तो कोई आकर हमें ठीक नहीं कराए, हमने खुद से अपने आप को ठीक करना होगा। चेयरमैन KASP जनाब नासिर अली शाह बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहम्मद सोहेल साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ है, सर आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।